हैं। ये मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चों ने इसके बारे में सवाल किया था मुझसे कि सर इसके बारे में जरूर बताइएगा, क्योंकि आज मॉर्निंग में मैंने एक सेशन किया था और वो ये था कि भारत हाल ही में दुनिया के सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाली कंट्रीज में शामिल हो गया है, यानी सबसे तेज जो एक्सपोर्ट वृद्धि हुई है जिसके, वो इंडिया बनकर आया है। तो बच्चों ने कमेंट में कहा सर रुपया नीचे गिर गया है, उसके ऊपर भी न्यूज कवर करिएगा। तो आपकी डिमांड पर मैंने इस न्यूज को कवर किया है। आइए चर्चा करते हैं। रुपया अपने न्यूनतम मूल्य पर पहुंच गया है। इकोनॉमी से जुड़ा हुआ सवाल है, पेपर 3 से जुड़ा हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ सवाल है। आइए चर्चा करते हैं। रिसेंटली रुपया अपने सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गया है। रुपए ने 60 पैसे, $1 के मुकाबले रुपया 77.50 तक पहुंच गया था। कल तक इसकी स्थिति इतनी गिर चुकी थी। इसके साथ साथ मेरे प्यारे साथियों 77.44, फिर उसके बाद 77.50, 77.44 तक, यानी $1 जो है वो इतना बुरी तरह से गिरा हुआ था। ठीक है ना। क्या कारण था रुपए के सामने? अभी जब हम आपके लिए कंटेंट बना रहे थे उस समय 77.31 रुपया शो किया, यानी $1 को अगर आप बेचने जाएंगे तो आपको बैंक 77.31 रुपए के हिसाब से आपको पेमेंट करेगा। अब ये साहब जब चीज निकल कर आई तो बड़ा सवाल क्रिएट हो गया। बड़ा सवाल यह क्रिएट हुआ कि रुपया इतना बुरी तरह क्यों गिरा। देखिए मैं इसके ऊपर एक सेशन कर चुका हूं। अगर आप चाहें, मैं टेक्निकल टीम से निवेदन करूंगा कि अगर वो जाग रही हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर वो एक बार के लिए वो वाला वीडियो भी पिन कर दे जिसमें मैंने एक बार वीडियो किया था कि आरबीआई खुद से नोट क्यों नहीं छाप लेती, है ना। यह बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे ही एक सेशन शायद मैंने डॉलर के ऊपर भी किया हुआ है, लेकिन ये मैंने किया हुआ है, मुझे याद आ रहा है, एक बार देख लीजिएगा। अच्छा, फिलहाल के लिए मैं इसके ऊपर आता हूं। आपके मन में एक सवाल आएगा, सर $1 इज इक्वल्स टू 77.44 रुपया हो गया है, तो डॉलर इतना मजबूत, रुपया इतना कमजोर, ऐसा क्यों हुआ? बिल्कुल सही है। और एक बहुत बड़ा सवाल जो हर भारतीय के दिमाग में आता है वो ये है, सर $1 इज इक्वल्स टू ₹1 क्यों नहीं कर देते? ये तो हमारे ऊपर है ना, हम तो डॉलर को रुपए में बेचेंगे, सर हम ऐसा क्यों नहीं कर देते? हालांकि इसको समझाने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जरूर समझा देना चाहिए, क्योंकि सेशन का नाम ही रियल न्यूज एंड एनालिसिस है, तो एनालिसिस कर ही लीजिए। ऑलरेडी हम बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं, 10:30 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने चलिए इस बारे में चर्चा करता हूं, फिर मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा। सुनिए, पहला सवाल, $1 इज इक्वल्स टू ₹1 कर काहे नहीं देते हैं? आपको पता है कि डॉलर की इतनी वैल्यू क्यों है, रुपया इतना गिरा हुआ क्यों है? इसको सरल रूप से ऐसे समझिए, डॉलर और रुपया इनके अंदर कुछ भी नहीं लटका हुआ है। आप रुपया देखेंगे, एक कागज का टुकड़ा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है गवर्नर के द्वारा कि मैं धारक को इतना रुपया अदा करने का वचन देता हूं। मतलब क्या है? वो असल में वो एक नोट का बॉन्ड है, बॉन्ड पेपर है, वो नोट पेपर नहीं है असल में। यानी सरकार के द्वारा एक गारंटी पत्र है वो, जिसमें सरकार कह रही है कि इसका मतलब होता है कि इतना रुपया मैं आपको दे रहा हूं। इसको और थोड़ा सरल करते हैं, इसको यूं समझे, पुराने जमानों में, मैं थोड़ा जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं, हो नहीं पा रहा है। पुराने जमानों में होता यह था कि व्यक्ति सामान लेकर के कोई चीज खरीदने जाता था, जिसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। बचपन में अगर आपका जीवन गांवों में बीता हो तो आपको पता होगा कि वहां पर आइसक्रीम भी गेहूं देकर खरीदी जाती थी। जैसे मेरा बचपन, मुझे याद है कि जब मैं गांव जाता था तो मेरी दादी जो है वो आइसक्रीम खिलाने वाले के लिए, आइसक्रीम वाला जब आता था तो उसको पैसे में पेमेंट नहीं करती थी। वो कहती थी कि ये पकड़ तेरी आइसक्रीम और ये ले भैया तेरा गेहूं ले जा, 1 किलो गेहूं में इतनी आइसक्रीम दे जा। ऐसे ही होता था। आपने पता नहीं देखा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर हाँ या लिख करके ना लिख के बताइएगा। ये बार्टर सिस्टम चलता रहा। मैं अपनी दादी की कहानी को ही सुना करके आपको ये सारी बात समझाता हूं, हालांकि मैंने कई बार इस चीज को अलग तरीके से भी समझाने का प्रयास किया है। सुनिए, मेरे इकोनॉमिक्स के सेशंस में ये बहुत ज्यादा हिट कहानी है, और अगर आप भी इकोनॉमिक्स के सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे अनअकैडमी पर एसएससी कैटेगरी के अंदर अभी चल रहे हैं। देखो बेटा, होता क्या है, सिंपल भाषा में इस तरह से समझिए। आइसक्रीम चाहिए थी तो हमने गेहूं दे दिया और खरीद लिया। लेकिन मान लीजिए कि मैंने जिद कर ली होती कि मुझे तो मिल्क केक खाना है, 1 किलो बर्फी खानी है। अब साहब बर्फी मांग ली मैंने, बर्फी साहब मान लीजिए 300 रुपए किलो है। अब 300 रुपए किलो के लिए दादी ने फिर से गेहूं निकाला जो कि 20 रुपए किलो है। निकाला 15 किलो गेहूं उन्होंने थैली में भरा कि ले हलवाई के पास ले जा, इसको दे देना और 1 किलो मिठाई ले लेना। मैं पहुंच गया, ले भाई पकड़। हलवाई जानकार था, उसने कहा ठीक है गेहूं काम आ जाएगा, दे जाओ साहब। दे दिया।
अब भाई फिर हम नटक गए। हमने कहा सुनो भाई साहब, बात ऐसी है, दादी से कहा हमने कि हमें ना जीन्स की पैंट चाहिए। बोले बेटा तुम्हारे नाप की तो आती भी नहीं होगी। हमने कहा समझो कि चाहिए। तो हम साहब पैंट लेने के लिए दादी से कहे, हमने कहा सुनो 5,000 वाली जीन्स लेके आएंगे। दादी हमारी तरफ देखी, 5,000 वाली जीन्स लाओगे? तो सुनो एक काम करो, ये गेहूं निकालो। अब हम साहब अपने ऊपर सोचने लगे कि भाई साहब अगर मुझे गेहूं ले जाना पड़ा तो 250 किलो गेहूं ले जाना होगा, और 250 किलो गेहूं मुझे ले जाने के लिए विचार करिए कितना जबरदस्त सिस्टम चाहिएगा कि मैं साहब 250 किलो गेहूं अपनी गाड़ी पर लदवाता हूं, लेकर दुकान पर जाता हूं, एक जीन्स लेता हूं और उसके दुकान में 2 बोरियां टिका के धर देता हूं। दुकानदार की हालत खराब, क्योंकि मेरे जैसे 4 ग्राहक और आ गए। उस बेचारे की 10 बाई 10 की दुकान थी, पूरी दुकान में गेहूं की बोरियां, 4 बोरी में दुकान फुल, बेचारा ग्राहक घुस ही नहीं पा रहा। मतलब यह हुआ कि एक तरह से दुकानदार ने हाथ जोड़ लिए, ये बार्टर सिस्टम हम नहीं अपना पाएंगे, अपने घर ले जाइए, हमको नहीं चाहिए। हमने कहा कि तुम्हें वैल्यू नहीं है क्या गेहूं की, कितना महंगा हो रखा है? बोले साहब वैल्यू है, लेकिन अगर मैंने घर में सामान भर लिया तो बर्बाद हो जाऊंगा। दादी ने कहा लोड मत ले, तेरे को गेहूं दुकान में नहीं रखना, मत रख, मैं तेरे को एक लेटर पर लिख कर देती हूं। क्या लिख कर देती हूं? कि तू मेरे बच्चे को एक पैंट दे दे, और इसकी एवज में जब तू इधर आए तो गेहूं लेके चला जाना। बोले हाँ ये सही है, मेरी दुकान में नहीं दादी, आप अपने गोदाम में रखिए, आप अपने साथ में ये लेटर लिख के दे। दादी ने अपने साथ साइन करे और अंगूठा टिकाया कि जा बेटा ले जा तू इसको, और लेटर को मैंने जाकर के दुकान वाले को दिया। मैंने कहा ले सुन इधर ले इसको, मेरी दादी ने दिया है। वो राजी हो गया, बोले ठीक है भाई साहब, मैं जो है जब आपकी तरफ से निकलूंगा तब लेकर चला जाऊंगा। अब वो जो लेटर है ना, वो उस दुकान वाले ने अपने पास संभाल के रख लिया। अब वो सोचता है कि जब वो दादी के पास से निकलेगा अनाज लेके चला जाएगा। लेकिन इस बीच में उस दुकान वाले के पास जीन्स की पैंट खत्म हो गई। अब उसके पास लेटर तो बहुत सारे रखा हुआ गए, क्योंकि कईयों की दादी ने, मेरी जैसी कईयों दादी ने वहां पर बहुत सारे लेटर धर दिए। लेकिन अब उसको बेचारे को जरूरत पड़ी, वो जाके फैक्ट्री पहुंचा। फैक्ट्री पहुंचा तो फैक्ट्री पहुंच करके वो बहुत सारे लेटर्स लेके पहुंचा कि साहब लो ये लेटर्स ले लो, मुझे माल दे दो। फैक्ट्री वाले ने कहा ये क्या है? बोले ये अंकित की दादी का साइन किया हुआ लेटर है, ये आदर्श की दादी का साइन किया हुआ लेटर है, ये विकास की दादी का साइन किया हुआ लेटर है। फैक्ट्री वाला बोला कौन सा अंकित? मैं नहीं जानता, कितने अंकित हैं यहाँ पे, मेरी फैक्ट्री में 10 काम कर रहे हैं। हमने यार ये बेइज्जती कर दी यार तुमने, दादी को वैल्यू नहीं दे रहे हो। अरे भैया दादी बहुत है इसमें, किसकी दादी को माने? तो भाई इसके चक्कर में मुझे गेहूं मिल जाएगा। बोले लिया गेहूं जाकर के। दिक्कत होने लगी, 1 मैन तक तो चल गया, दूसरे आदमी तक बात नहीं पहुंची। अब क्या किया जाए? अब भाई साहब दादियों में एक यूनिवर्सल दादी बनाई गई। सारी दादियों ने सम्मेलन किया कि यार अपनी एक पहचान होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए। मतलब अगर साइन कर दिया तो बिल्कुल बिल्कुल वो बाहुबली वाली दादी की तरह हो, मेरा वचन ही है शासन, ठीक है ना? शिवगामी देवी, तो एक शिवगामी देवी जैसी दादी बनाई गई, जो अगर उसने मोहर कर दी कि सुन इसको पहचान लेना। अब साहब शिवगामी देवी जो है वो तो भल्लाल देव के शासन में ही चल रही थी, लेकिन अगर अब वो फैक्ट्री वाला भी बात मान गया शिवगामी देवी की हस्ताक्षर देख करके कि ठीक है गेहूं रखा है, मान लिए। अब साहब मेरे दिमाग में एक दिन गड़बड़ सूझी। क्या गड़बड़ सूझी? कि शिवगामी देवी का लेटर तो मिल गया, अब इस लेटर के दम पर मैं व्यापार करने चलता हूं। अब वो फैक्ट्री वाला कच्चा माल लेने के लिए फिर आगे निकल पड़ा। वो उस लेटर को, शिवगामी देवी वाले लेटर को ले जा करके दिखाना शुरू किया सब जगह कि ये देखो मेरे पास लेटर है, कच्चा माल दे दो, जब कभी जाओ तो गेहूं ले जाना। अब भाई वो जो फैक्ट्री वाला है वो रहता राजस्थान में था, अब वो दक्षिण भारत में चला गया। वहां जाकर के कहता है देखो मेरे पास शिवगामी देवी का लेटर है, आप लोग जब जरूरत पड़े गेहूं ले जाना। उन सब किसानों ने कहा सुनो महाराज, शिवगामी देवी से हमारा प्रणाम भेजना और कहना माता जी हम गेहूं को लेकर के दक्षिण भारत तक आएंगे ना, इतने में गेहूं भी खत्म हो लेगा और हम भी, ये नहीं हो पाएगा। बोले अरे बात तो तुम भी सही कह रहे हो। मतलब इस प्रकार के सिस्टम में कुछ लिमिटेशंस थी, तो फिर क्या किया जाए? फिर फैक्ट्री का मालिक पहुंचा सरकार के पास। सरकार के पास जाकर के शिवगामी देवी का लेटर दिया कि सर देखो मेरी बात पर तो वो यकीन कर नहीं रहे, आप एक काम करो ना, गेहूं तो गोदाम में भरे हुए हैं,
ये लेटर आप अपने पास ले लो, और जब भी किसी को पेमेंट करना हो ना, आप अपने किसी आदमी को बोल देना, वहां पे कर देगा, वही गेहूं पहुंचा देगा। है दक्षिण भारत में आपका ही कोई आदमी ऑलरेडी वहां हो, उसको बोल देना, और दक्षिण भारत वाला कोई व्यक्ति उत्तर भारत में आएगा तो उसको बोल देना हम यहां से पेमेंट कर देंगे। यानी किसकी जरूरत पड़ी? सरकार की जरूरत पड़ी। सरकार को जब यह बात समझ में आई, सरकार ने कहा बात तो सही है, एक काम करो, सारी शिवगामी देवियों को बुलाओ, अपने पास में गोदाम में चेक करो कितना गेहूं भरा हुआ है, कितना गोल्ड भरा हुआ है, कितना विदेशी मुद्रा भंडार भरा हुआ है, कितनी चांदी भरी हुई है, कितना जीडीपी है। सब शिवगामी देवी बुला ली, और सरकार ने उधर से शक्तिकांत दास नामक बाबा को बुलाया। ए बाबा इधर आओ। बोले हाँ बैठो इधर। इन सारी दादियों के भंडार में इतना पैसा है, मतलब इतना माल भरा हुआ है। बोले ठीक है, अब सुनो, ये जो माल भरा हुआ है ना, इस माल की एवज में तुम एक लेटर जारी करो। जिनको समझ में आ रहा हो प्यार से कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा और जरूर सेशन को शेयर करिएगा। शक्तिकांत दास ने सारी दादियों के लेटर अपने पास इकट्ठे कर लिए, सबका जितना भी माल था गोदाम में उनको कैलकुलेट करके उसने पर्चे जारी कर दिए, और उस पर नीचे लिख दिया कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। समझ गए? यानी कोई भी देश जब करेंसी जारी करता है तो वो केवल प्रिंटिंग के आधार पर जारी नहीं होती है, जारी होती है कि उस देश के गोदाम में कितना माल भरा हुआ है। यानी कि करेंसी आप कितनी भी छाप सकते हैं, लेकिन अगर आपके गोदामों में माल नहीं है तो वो करेंसी वैल्यूलेस हो जाती है। क्योंकि उल्टा विचार करिए, आप उस करेंसी को लेकर माल लेने भी तो दादी के पास जाएंगे, और दादी बोल दी कि मेरे गोदाम में माल नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा? समझ में आ गया? तो जिनके गोदाम में जितना ज्यादा माल होगा उनकी करेंसी उतनी ही मजबूत होगी। डॉलर के मुकाबले रुपये की कहानी एक लाइन में अगर कहूं तो अमेरिका के गोदाम में भारत की तुलना में 77 गुना ज्यादा माल भरा हुआ है। अरे समझ में आ गया हो तो यार हम सब कर दो, शेयर वेयर कर दो, लाइक वाइक कर दो। रात 11 बज रहे, पढ़ा रहा हूं आपको, कर लो थोड़ा सा इतना भी। मेरे भी बीवी बच्चे इंतजार कर रहे हैं, फोन का मैसेज आ रहा है बार बार। समझ रहे हो आप क्या कहना चाह रहा हूं? कुल मिलाकर के कहने का अर्थ यह है कि रुपया और डॉलर की जो कहानी अगर आपको समझ में आई हो तो एक बहुत बड़ा मैंने आंसर देने का प्रयास किया है कि रुपया वर्सेस डॉलर का यह अंतर क्यों है। उसके गोदाम में बहुत माल है, हमारे गोदाम में कम माल है। हां, आप में से बहुत से लोग इस प्रकार का विचार करेंगे, सर कोई फर्जी लेटर छाप लिया तो क्या होगा? इन सब का आंसर है करेंसी उतनी ही डेवैल्यूएट हो जाएगी। यह तो हमने समझाया आपको एक बेसिक पॉइंट। अब हम एक और बात आपको बताते हैं, दूसरी बात समझिए। उम्मीद है कि आपको यह बात क्लियर हो गई हो, है ना? अब सवाल बनती है, सर एक बात बताइए, अपने देश की करेंसी के गिरने का सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारा रुपया इतना नीचे क्यों गया? दो इसके जो प्रमुख कारण है पहले वो समझिए। पहला, अमेरिका की जो करेंसी है ना वो मजबूत हो गई, यानी उसके गोदाम में ज्यादा माल भरने में आ गया। आप पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका ने दुनिया भर के देशों के साथ में सैंक्शन खेला। सैंक्शन कैसे खेला? कि रूस से कोई व्यापार नहीं करेगा तो किससे करेगा? अमेरिका से करेगा। अमेरिका से करेगा तो सारा माल अमेरिका के गोदाम में भरा हुआ आएगा। डॉलर मजबूत हो गया, नंबर एक बात। दूसरा, एशियन करेंसीज डाउन हुई। क्यों डाउन हुई? क्योंकि रूस के साथ एशिया की बहुत सी करेंसीज व्यापार करती थी। चीन व्यापार करता था, व्यापार को होल्ड कर दिया गया, करेंसी गिरने लगी क्योंकि गोदाम का माल खाली होने लगा, फॉरेक्स रिजर्व जाने लगा। तीसरा, रिबाउंड इन ऑयल प्राइसेस। चूंकि रशिया के द्वारा ऑयल एंड गैस की सप्लाई कहीं नहीं हो पा रही है, बाधित हो रही है, ऐसी स्थिति में जो गल्फ कंट्रीज हैं अब वो 1 लीटर के लिए, 1 बैरल के लिए ज्यादा डॉलर मांग रहे हैं। यानी उनके वहां पर जो गोदाम है उसके लिए वो ज्यादा डॉलर की डिमांड कर रहे हैं। ऑन गोइंग रशिया यूक्रेन क्राइसिस का अर्थ निकल के आया, और फिर जो हमारे यहां पर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो साथियों अपने यहां से पैसे निकाल के ले जा रहे हैं। क्यों? उन्हें डर है कि कहीं इंडिया को अमेरिका ने सैंक्शन कर दिया तो। क्यों? क्योंकि इंडिया अभी तक
रशिया के मामले पर चुप नहीं हुआ है, यानी अमेरिका से डरा नहीं है। अगर अमेरिका ने गुस्से में आकर कभी इंडिया पर सैंक्शन लगा दिया, इंडियन कंपनीज को ब्लैकलिस्ट कर दिया, तो उनका तो पैसा डूब जाएगा। आप सोचिए, आपने किसी को उधार दे रखा हो और वो लड़ाई से मान ही नहीं रहा हो, आप तुरंत उधार मांगेंगे, भाई तू कल को मरमरा गया तो हमारी तो ऐसी हो जाएगी, पैसे दे। तो ये लोग हमारे मार्केट में से पैसा निकाल के शेयर मार्केट में से ले जा रहे हैं। और वर्तमान समय में खुद हमारी आरबीआई ने भी रेपो रेट बढ़ा दी है, अर्थात उन कंपनीज को जो अभी बिजनेस मिल रहा था वो थोड़ा ठंडा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने रेपो रेट पर कंट्रोल किया है। ये कुछ बड़े कारण हैं जिनकी वजह से ये हुआ। सर इसका नुकसान या फायदा क्या होगा अगर ऐसा हुआ है? तो फायदा यह होगा कि डॉलर के मुकाबले रुपया कम है, तो उधर के लोगों को यहां के $1 में, अपन ऐसे सोचते थे ना बचपन में, यार अपने यहां पर बिस्लरी की बोतल 20 रुपए की आती है, अमेरिका में कितने की आती होगी? बोले $1 की। यार भाई साहब एक काम नहीं करें अपन, $1 ले लिया, 77 रुपए का डॉलर है, 20 चौका 80, 4 बिस्लरी की बोतल इंडिया से भरो हवाई जहाज में। है इंटरेस्टिंग बात, हवाई जहाज में 4 बिस्लरी की बोतल भरो और वहां पे जाकर के अनलोड कर दोगे, ले भाई पकड़ दारू पानी ले आए अपन, तो $4 मिलेंगे। और क्या होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में? यही तो होता है। कल भी सुबह भी पढ़ाया मैंने कि एक्सपोर्ट कैसे बढ़ा है हमारा। मतलब समझिए कि अगर हमको यह बात समझ में आ गई तो उनके $1 में भारत में बहुत सारा माल उनको मिल रहा है, क्योंकि हमारे तो रुपये में आज भी बिस्लरी 20 रुपए की है, डॉलर 80 रुपए भी पहुंच जाएगा, उस दिन भी 20 की होगी, डॉलर 70 का था उस दिन भी 20 की थी। तो हमारे यहां तो सोचो कि अगर डॉलर 60 का था तो भी 20 की थी, हमारे 60 का था तो 3 बोतल मिल रही थी, 80 का हो गया तो 4 बोतल मिल रही है, सामने वाले को तो मुनाफा हो गया। अरे बोले भरो। ऐसी स्थिति में एक्सपोर्ट बढ़ता है, निर्यात बढ़ता है और वो बढ़ रहा है। उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ रही हो। क्लियर? तो यहां पर एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा। नंबर दूसरा, इंपोर्टर्स के लिए नुकसान होगा। इंपोर्टर्स कैसा? अब बेचारा कोई पैसा से सामान मंगा रहा है, वो बेचारा पहले 70 रुपए का माल मंगाता था $1 में, अब उसको 80 रुपए में मंगाना पड़ेगा, मतलब उसका इंपोर्ट महंगा हो जाएगा हमारा। और देखिए भारत को ओवरऑल फायदा होगा या नुकसान? तो नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि इंडिया इंपोर्ट ड्रिवन कंट्री है, हमारे यहां पर इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं हम, तो हमारे ट्रेड में इंपोर्ट्स के बिल ज्यादा हो जाएंगे, हमारे यहां पर नुकसान ज्यादा होगा, फायदा कम होगा। क्लियर? हमारे यहां पर इस वजह से चूंकि इंपोर्ट महंगा हो जाएगा तो तेल महंगा होगा, तेल महंगा होगा तो तेल सप्लाई महंगी होगी, तेल सप्लाई महंगी होगी तो हमारी आम जनता को आवाजाही के लिए ज्यादा धन खर्च करना पड़ेगा, जिससे ओवरऑल महंगाई बढ़ेगी। तो इसकी वजह से हमारा और सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ? इन्फ्लेशन का हुआ, हमारे यहां महंगाई बढ़ेगी। और क्या होगा? भारत सरकार को इसको कंट्रोल करने के लिए अपने देश में रखे हुए डॉलर्स को ज्यादा निकालना पड़ेगा, इससे हमारा फॉरेक्स कम हो जाएगा, फॉरेन रिजर्व कम हो जाएगा। कंटेंट बहुत शानदार हमने पीपीटी बनवाई है, यह कंटेंट आपको क्लास पूरा होने पर अंकित अवस्थी सर के नाम से मेरा टेलीग्राम है, उस पर एज इट इज क्लास पूरी होने के बाद मिल जाएगा। मेरी टीम जगी हुई है, साथ में बैठी हुई है, आपको कंटेंट पीडीएफ के तुरंत बाद मिल जाएगा, है ना? तो ये सारी चीजें लिखने की कोशिश मत करना, ये सब चीजें मिल जाएगा आपको, ठीक है? इसके साथ साथ अब हमारे देश के अंदर जो एनआरआईज हैं उनके द्वारा भेजा जाने वाला पैसा बढ़ेगा, क्योंकि रुपया रसातल में है। वो सोचेंगे कि अपना डॉलर जल्दी से इंडिया में भेजो, उससे क्या होगा? अब जो प्लॉट हम लोग 1 करोड़ में खरीद रहे थे अब वो 90 लाख में ही मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो डॉलर में पेमेंट करेंगे तो उनका डॉलर यहां ज्यादा वैल्यू रखेगा, तो हमारे रेमिटेंसेस इन दिनों इंक्रीज होंगे। ओवरऑल अगर एक लाइन बोलूं तो भारत का नुकसान है, क्योंकि हमारे इंपोर्ट्स पर प्रभाव पड़ेगा। ओवरऑल जो चीजें मैंने वो आपको बता दी। कंट्रोल कैसे किया जाए? आरबीआई इस समय पर खुद से अपने डॉलर्स को रिलीज करेगी। रिलीज करेगी का मतलब आरबीआई डॉलर की सेल निकालेगी। कल परसों की न्यूज में आ भी जाएगा, मैं पढ़ा दूंगा, जिसमें आरबीआई के द्वारा क्या किया जाएगा? मार्केट में डॉलर की अवेलेबिलिटी बढ़ा दी जाएगी, जिससे रुपए के अंदर डॉलर कमजोर पड़ जाए। जब कमजोर पड़ जाएगा तो वैल्यू कंट्रोल में आ जाएगी। अभी आप 2 दिन में पढ़ लीजिएगा कि आरबीआई ने डॉलर्स को बेचना शुरू कर दिया है ना? अगर न्यूज मिलेगी तो मैं डेफिनेटली लेकर आऊंगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आ रही हो तो जरूर सेशन को शेयर करिएगा। इससे महत्वपूर्ण जानकारी है हमारे जुड़े हुए इकोनॉमिक्स सेशन की, जो कि एसएससी कैटेगरी में हमारे द्वारा लिया जा रहा है, रेगुलर चल रहा है, लेकिन वीकेंड पर हमने इसकी क्लासेस शिफ्ट कर दी हैं
किन्हीं कारणवश मैं क्लासेस को वर्किंग डेज में नहीं कर पा रहा हूं। यदि आप में से कोई भी नया विद्यार्थी इसके लिए ज्वाइन करता है तो उसका स्वागत है, नंबर 1। नंबर दूसरी महत्वपूर्ण बात, एसएससी का मेगा कॉम्बैट 15 मई को होने जा रहा है। जो भी विद्यार्थी एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 60 क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट एक टेस्ट के अंदर पूछे जाएंगे। विनर्स को बहुत सारे उपहार डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। 9 से 12 मई के बीच में यदि आप एसएससी का कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 12 महीने के साथ 2 अतिरिक्त महीने का और 24 महीने के साथ 4 अतिरिक्त महीने का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से एसएससी एग्जाम्स के अंदर 12 महीने के सब्सक्रिप्शंस के साथ रिन्यू कराने पर भी 2 अतिरिक्त महीने का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज करके अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। वहीं यूपीएससी पर 11 तारीख तक के लिए ऑफर वैलिड है। 12 महीने के साथ 3 अतिरिक्त महीने का, 18 महीने के साथ 3 अतिरिक्त महीने का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। यूपीएससी के सब्सक्रिप्शंस में आप लोगों को इजी ईएमआई ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, यानी लोन फैसिलिटी का उपयोग करके आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अनअकैडमी पर सभी एग्जाम्स के लिए 15 मई को सुबह जीएस पेपर और सीसेट का एक फ्री टेस्ट होने जा रहा है। आप हमारे ऑफलाइन सेंटर्स और ऑनलाइन सेंटर्स पर इस टेस्ट को दे सकते हैं। अब हमारा ये टेस्ट 11 शहरों में है। यदि आप राजस्थान में हैं तो आप जयपुर में इस टेस्ट को दे सकते हैं। जयपुर में रिद्धि सिद्धि सर्कल पर हमारा ऑफिस बन चुका है, आप वहां पर हमारे इन टेस्ट को दे सकते हैं। दिल्ली एनसीआर समेत कुल 11 शहरों में अब हमारे सेंटर्स अवेलेबल हैं। आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 लगा करके यहां पर यह टेस्ट दे सकते हैं। और हां, यदि आप मुझसे मिलना भी चाहते हैं तो हम किसी भी दिन हमारे जयपुर सेंटर पर या दिल्ली सेंटर पर, जहां भी आप मिलना चाहें, एक गेट टुगेदर भी कर सकते हैं। आपको टाइम एक बार डिस्कस करके हम कभी फ्री टाइम में आपसे प्लान कर लेंगे। जैसा भी होगा आपके साथ मिल करके आपके सारे सवालों के जवाब